नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं हिस्ट्री ऑन मैप कार्यक्रम में। और हिस्ट्री ऑन मैप कार्यक्रम आप सब लोगों को मालूम है कि इसमें हम इतिहास में उन बिंदुओं को, उन पक्षों को, उन पहलुओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं नक्शे पर, जो आपको केवल सुनने में समझ में नहीं आते हैं। उन्हें यदि अगर आप देख लेते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से बातें समझ में आती हैं। तो बस आज भी हम इसी प्रयास में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज किन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कशन में रखेंगे, सबसे पहले उस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अभी तक आप लोगों ने जैन और बौद्ध के जो से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको आप लोगों ने देखा था। लेकिन उन्हीं में से अब मैं आपको एक विशेष कह सकते हैं कि अध्याय की तरफ ले चल रहा हूं। और वो कौन सा है? वो है आपका जैन एवं बौद्ध संगीतियां। जैन एवं बौद्ध संगीतियां। ठीक है। तो कहां पर ये जैन और बौद्ध संगीतियां हुई हैं, वो स्थान आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बता चुका हूं मैं, पहले भी पढ़ चुके हैं आप पहले भी, कि जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अगर हम आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करते हैं तो उन्होंने जैन धर्म को अ, एक तरीके से कह सकते हैं रिन्यूवेट किया है, या फिर अधिक से अधिक प्रोपोगेट किया है, तो उनका नाम ज्यादा हुआ है। यानी उन्होंने ठीक तरीके से जो प्राचीन या पुराने जो भी तीर्थंकर थे उनके उपदेश जो हैं, और फिर उसमें अपने जो ज्ञान की बातें हैं उनको मिला करके एक तरीके से पुनर्स्थापित करने का काम जैन धर्म को, वो महावीर स्वामी को जाता है। लेकिन महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बाद कोई तीर्थंकर रहे नहीं। तो फिर अभी तक जितने भी नियम कानून बनाए गए, उनको, उनके विचारों को आगे भी कंटिन्यूशन में लेकर के चलना था, और चलता भी रहा काफी समय तक। लेकिन धीरे धीरे आगे जो जैन मतानुयायी हैं उनमें कुछ विशेष बातों को लेकर के मतभेद होने शुरू हुए, जिसके कारण जब भी कभी मतभेद होता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मतभेद हो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो उसका एक हल निकलने का प्रयास होता है। संभवतः ऐसा ही सोच करके कुछ जैन संगीतियां आयोजित की गई। ठीक इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म में जब हम जाते हैं तो महात्मा बुद्ध के बाद उनके जो अनुयायी हैं उनमें भी कुछ कंफ्यूजन्स हुए नियमों को लेकर के, और उनको लेकर के जो कंफ्यूजन्स होते हैं उनके आधार पर बौद्ध संगीतियां कराई गई। हालांकि प्रथम बौद्ध संगीति के उद्देश्य थोड़े अलग थे, लेकिन अन्य बौद्ध संगीति इन्हीं उद्देश्यों से कराई गई थी। तो जैन और बौद्ध संगीतियां क्या हैं? संगीतियां का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस करना या मीटिंग करना, या समितियों का मतलब हो गया आकर के, संगीतियों का मतलब हो गया आकर के एक जगह बैठना, चर्चा करना। ठीक है, तो उसको संगीति बोला जा रहा है, सभाएं बोला जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया है। जैन संगीति की अगर हम बात करते हैं तो जैन संगीति दो हुई है। आपको यहाँ पर प्रथम जैन संगीति के बारे में पढ़ना है और द्वितीय जैन संगीति के बारे में पढ़ना है। दो जैन संगीतियां आपको देखने को मिलेंगी। जब हम बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे तो आपको चार संगीतियां मिलेंगी: प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ इस तरीके से चार बौद्ध संगीतियां जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग जगहों पर ये संगीतियां कराई गई हैं, और जो प्राथमिक उद्देश्य मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैन संगीतियों से। ठीक है, जैन संगीतियों पे जब हम चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम आपको पहले बताएं, उससे पहले हम यहाँ पर मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको संगीतियों के स्थल जो है वो ठीक तरीके से पता चल सके कि कहाँ पे संगीतियां आयोजित कराई गई। ठीक है। एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि आप सब लोग जो हैं अभी कुछ ही दिन में दीपावली का अवसर मनाएंगे। तो ये दीपावली की जो खुशी है वो स्टडी IQ भी आपके साथ शेयर करना चाहता है, और आपके जो कोर्स परचेज करने का जो भार है उसको कम करना चाहता है। अभी तक आपको ये बैचेस जो हैं 26,999 में मिल रहे थे। अब ये बैचेस आपको, अगर इस मतलब अभी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं, तो अभी कोड अप्लाई करके यदि अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको अब ये इसकी बजाय 26,999 की बजाय 22,999 मिल जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, जो कि आपको दिवाली ऑफर के रूप में मिल रहा है। बट यू हैव टू यूज विरत लाइव कोड। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि ये वैलिड है केवल 16 तारीख तक,
और 16 तारीख से ठीक एक दिन पहले 15 से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हालांकि बैच स्टार्टिंग डेट 10 तारीख है, 10 तारीख को बैच का ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो 10 से 15 तक आप एडमिशन ले लें और 15 से मैं इतिहास शुरू करने वाला हूं। तो जिन लोगों को मुझसे हिस्ट्री पढ़नी है, जो लोग मुझसे इतिहास पढ़ना चाहते हैं, ये बैच मेरे द्वारा हिंदी मीडियम में शुरू किया जा रहा है। तो हिंदी मीडियम में जो लोग मेरे द्वारा इतिहास पढ़ना चाहते हैं वो जरूर मेरे कोड का इस्तेमाल करते हुए बैच में एडमिशन लें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी 15 तारीख से और इंग्लिश में भी 17 तारीख से बैचेस शुरू होंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बैच में अगर आप देखेंगे तो इसमें अमित किल्होर जी और इंग्लिश वाले बैच में राहुल सायगोरकर जी क्लास जो है वो शुरुआत करेंगे और हिंदी में मैं यानी विरत दुबे इस बैच की शुरुआत कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, मैप नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं ना। आप लोग भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। नक्शा ड्रॉ करना अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हम पश्चिमी हिस्से से मैंने शुरुआत करी है। ठीक है, पश्चिमी हिस्से से मैंने शुरुआत करी है और आप लोग भी इसी तरीके की शुरुआत कर सकते हो। और इधर से तो खैर पाकिस्तान का हिस्सा आ जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ में ही। तो मैं इसमें बांग्लादेश को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं इसी में ही बांग्लादेश को एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मान के चलिए कि कुछ इस तरीके का भारत का यदि अगर नक्शा है, समथिंग हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, पर कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें से हम संगीतियों के बारे में उनकी लोकेशंस को डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग भी इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल कहीं और नहीं, पटना में पाटलिपुत्र उस समय उसको कहा जाता था। तो समथिंग हियर अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको गंगा नदी निकलते हुए दिखाई देती है ऐसे करके। ठीक है, ये गंगा नदी का बहाव है कुछ इस तरीके का। यहीं से आपको यमुना नदी भी साथ में देखने को मिलेगी। ये गंगा और यमुना नदियां हैं मान लेते हैं। अब ये जो नदियां हैं, इन्हीं इन्हीं नदियों के पास में ही आपको पटना पटना जो है गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि ये पटना जगह है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, ये है पटना जगह। अब पटना आज हम इसको कहते हैं, तब इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र। तो ये जो स्थान है, ये स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये लोकेशन। पाटलिपुत्र में अभी हम जैन संगीति की बात कर रहे हैं, तो पहली जैन संगीति जो है वो आपको पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है। 310 ईसा पूर्व में, 310 बिफोर क्राइस्ट में आपको ये संगीति यहां पर देखने को मिलेगी। 310 ईसा पूर्व में ये जैन संगीति कराई गई थी। ये प्रथम जैन संगीति है, फर्स्ट जैन संगीति। जैन संगीति की बात हो रही है, तो प्रथम जैन संगीति यहीं पर आयोजित हुई है। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेता हूं, मैं इसी मैप का एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, क्योंकि जैन को अलग और बौद्ध को अलग मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बना देता हूं। आप लोग को तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने को नहीं मिलेगा, एक मिनट। चलिए, तो अभी उससे क्या होगा कि आपको ये फायदा हो जाएगा कि बार बार हमें उसको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं, मैं जैन संगीति से शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए, यहां पे पाटलिपुत्र की मैंने बात करी 310 ईसा पूर्व में। उस समय इस संगीति का आयोजनकर्ता जो थे, उस समय जिन्होंने इस संगीति को आयोजित किया था, उस संगीत के आयोजनकर्ता थे या जिनके समय में जो समय शासक हुआ करते थे मगध के, वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसमें इस संगीति की अध्यक्षता जिन्होंने करी थी वो थे स्थूल बाहु। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, स्थूल बाहु।
तो आपको स्थूल बाहु के नाम पर अध्यक्ष लिख लेना है यहां पर। ये अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं और ये संरक्षक हैं। संरक्षक, संरक्षक का मतलब इन्हीं के नेतृत्व में जो है, कह सकते हैं इन्हीं के समय में जो है ये संगीति का आयोजन किया गया था। इसी संगीति में जैन जो है वो विभाजित होता है, जैन रिलीजन जो है वो विभाजित होता है। श्वेतांबर और दिगंबर दो आप लोगों ने इसके संप्रदाय सुने होंगे, तो इसमें विभाजन हमको देखने को मिलेगा किस किस रूप में, श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में आप जो जैन विभाजन देखते हैं वो इसी प्रथम संगीति के दौरान ही आता है। अब उसके पीछे कुछ तर्क बताया जाता है, कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब पटना, यानी कि आधुनिक पटना है जिसे तब हम पाटलिपुत्र कह रहे हैं, उस समय 12 वर्ष के आसपास का एक भयंकर अकाल पड़ा और उसी दौरान जो है भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वो दक्षिण की ओर चले गए। तो आप लोगों ने भद्रबाहु का भी नाम सुना होगा, लेकिन यहां पर स्थूल बाहु नाम याद रखना है आपको, ठीक है। स्थूल बाहु और भद्रबाहु दोनों जो है जैन धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन अभी क्या था, अभी तक इस घटना के पहले तक जो जैन अध्यक्ष हुआ करते थे वो भद्रबाहु ही थे। लेकिन भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अकाल के समय में कहां चले गए, भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम लिख दिया तो इसका मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण चले गए, दक्षिण की ओर। तो जब दक्षिण की ओर गए तो उन्होंने अपना सारा कार्यभार जो है वो सौंपा, किसको सौंपा, स्थूल बाहु को सौंपा। तो इस तरीके से अब स्थूल बाहु जो है वो उत्तर की तरफ में जो बौद्ध जैन जो संघ है उसके नेतृत्वकर्ता बन गए। और फिर इन्हीं के नेतृत्व में आपने देखा कि पाटलिपुत्र में जैन संगीति का जो है वो आयोजन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्थूल बाहु के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। पटना के पास में अगर हम देखें तो यही पाटलिपुत्र वाली जगह है। तो पाटलिपुत्र के भिक्षु जो थे वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनका जो संप्रदाय बनता है या जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो श्वेतांबरी कहलाते हैं, जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर कहलाता है, ठीक है। जबकि भद्रबाहु और उनके जो समर्थक हुआ करते थे वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना यह था कि जैसा ओरिजिनल जो चीजें चली आ रही हैं हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो भद्रबाहु जो हैं, मतलब हम यहां से संरक्षक शब्द जो है हटा सकते हैं, संगीति उनके समय में आयोजित हुई, संरक्षक की कोई खास जरूरत है नहीं यहां पर लिखने की, मैं मिटा ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना। चलिए, तो तो यहां पर हमको ये समझ में आता है कि भाई ये संगीति हुई, ये दक्षिण की ओर चले गए। भद्रबाहु जो थे ये जो जिसको कह सकते हैं कि जो मूल संस्कार हैं, मूल नियम जो हैं, मूल नियम, उनका पालन करने वाले थे। और इसके अनुसार जो जैनिज्म है वो नग्न रहते हैं, जैन धर्म के जो लोग हैं वो नग्न रहते हैं। स्थूल बाहु जो हैं इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करने शुरू किए, श्वेत वस्त्र। इस तरीके से आपने देखा कि श्वेत वस्त्र और मूल नियम यानी कि जो रूढ़िवादी नियम है उनको पालन करने के आधार पर श्वेतांबर और दिगंबर रहेगा। दिगंबर में दिक और अंबर मिलकर के दो शब्द बनते हैं। अंबर का मतलब हो गया परिधान और दिक का मतलब हो गया कि जो चारों दिशाएं हैं या समस्त दिशाएं जो हैं उसको अपनी ओढ़नी मानने वाले। तो दिक का मतलब हो गया समस्त दिशाएं। तो श्वेतांबर और दिगंबर में बेसिकली यही अंतर है। इसीलिए श्वेतांबर और दिगंबर को हम लोग सचेलकत्व और अचेलकत्व के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये जो है श्वेतांबर जो है ये सचेलकत्व है, सचेलकत्व यानी कि वस्त्र धारण करने वाले, और ये कौन है, ये अचेलकत्व है, अचेलकत्व यानी कि वस्त्र धारण न करने वाले। इसके अलावा श्वेतांबर और दिगंबरों दोनों को हम लोग उत्तर और दक्षिण के आधार पर भी बांटते हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्वेतांबर यहां पर है, उत्तर में है। तो श्वेतांबर जो हैं इनको, श्वेतांबर जो हैं इनको मगध वाले भी बोला जाता है, मगध वाले, मगध वाले जैन, है ना। और जो दिगंबर हैं, दिगंबर जो हैं, दिगंबर, इनको दक्षिण वाले जैन बोला जाता है, दक्षिण वाले, दक्षिण वाले जैन। तो इस तरीके से दो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग संप्रदाय हैं, क्योंकि भद्रबाहु जो है वो दक्षिण की तरफ गए थे।
ये मूल बातों में से दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी ही चाहिए हर हर हाल में। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक विवाद तो ये वाला हुआ, एक बात विवाद तो ये वाला हुआ कि वस्त्रों को धारण करना चाहिए नहीं धारण करना चाहिए। इसी में इसी सब आयोजन के के बाद जो है एक और विशेष सिद्धांत को लेकर के भी विवाद हुआ जैनिज्म में, और वो विवाद जो था वो सैद्धांतिक विवाद था, मतलब सिद्धांतों को लेकर के विवाद हुआ। जैन धर्म जो है वो प्राचीन ग्रंथ जो हुआ करते थे जैनों के, उनको पुब्बन कहा जाता था या पुब्बा कहा जाता था। तो जो जिसको बोल सकते हैं कि परंपरागत जो ग्रंथ हैं, परंपरागत ग्रंथ, परंपरागत रूप से अगर देखें तो वो पुब्बों का पालन करते थे, पुब्बों का पालन करते थे। और पुब्बों की संख्या जो है वो 14 है। कितनी है? 14 है। लेकिन इसी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, जैन संगीति के दौरान, इन पुब्बों का स्थान जो है वो अंगों ने ले लिया। अंगों या अंगम, अंगम लिखे गए या कहीं कहीं केवल अंग लिखा रहता है, एक ही बात है। अंग या अंगम का निर्माण किया गया और ये पुब्बों का स्थान ले लेते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। तो जैन साहित्यों के रूप में अंगम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अंगम जो है या अंग जो है, ये प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बनाए गए थे। इसको लेकर के भी विवाद रहा, क्योंकि जो दिगंबर हैं उनका मानना है कि जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं या जो भी प्राचीनता है, उसके बारे में जो जानकारी है वो भद्रबाहु को है, स्थूल बाहु को उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए अगर उनके नेतृत्व में किसी दूसरे ग्रंथ की रचना हुई है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। भद्रबाहु ने उन 14 पब्बों के स्थान पर जो 12 अंगम बनाए गए उनको मान्यता नहीं दी, इसलिए भी ये विवाद यहां पर बना रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मूल बातें थी जो हमको प्रथम बौद्ध संगीति से समझनी चाहिए थी। मगध वाला जो क्षेत्र है, मगध वाला जो रीजन है, मगध वाले रीजन जो है, यहां आप समझ सकते हैं कि ये संगीति हो रही है। और मगध में कहां हो रही है? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। तो ये तो हो गई एक जगह जिसके बारे में आप जान गए। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपको होते हुए दिखाई देगी, उसके बारे में आइए अब चर्चा कर लेते हैं, और वो पश्चिम की ओर हो रही है। सेकंड बुद्धिज्म जो है वो वेस्ट की तरफ हो रहा है। इसमें चौथी और पांचवी शताब्दी की बात हो रही है, फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी की बात है। दो जगहें हैं, मथुरा और वल्लभी। इन जगहों पर जैन सभाएं बुलाई गई, लेकिन ये जैन सभाएं जो हैं ये किसी वास्तविक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी, या यूं कह सकते हैं कि इनमें जो जैन सभाएं बुलाई गई थी उसमें कुछ बौद्ध ग्रंथों का कह सकते हैं कंपाइलेशन होना शुरू हुआ, लेकिन वो प्रॉपर सिंक नहीं हो पाया। दोनों का दो जगहों पर हुआ, मथुरा और वल्लभी में। दोनों आपस में क्योंकि संकलन जो किया गया वो दोनों एक साथ सिंक नहीं हो पाए, इसलिए यह हुआ कि सब लोगों को एक साथ बुला करके पुनः संगीति का आयोजन किया जाए, और फिर से जो है इसमें जो एक रूपता नहीं आ रही है उसको एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए। तो इस उद्देश्य से अंततः 512-13 में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जो कि पश्चिम में वल्लभी में हुई। लेकिन उस वल्लभी में होने से पहले दो जैन सभाएं और हुई हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है, चौथी और पांचवी शताब्दी के अंतर्गत। एक आपकी मथुरा में हुई है, यहां कहीं आपका समथिंग हियर वियर, यहां पर आपका एक मथुरा है, मथुरा, और एक आपका यहां ये वल्लभी, इस जगह पर ये आपका वल्लभी, वल्लभी यहां पर, ये जो दो जगहों पर आपकी संगीतियां हुई हैं, आपको ये ध्यान रखना, वल्लभी और मथुरा में हुई है। तो वल्लभी गुजरात का काठियावाड़ रीजन है, वहां पर हुई है। अब ये जो सभाएं हैं जो चौथी पांचवी सेंचुरी में बुलाई गई थी, इसमें से जो मथुरा में संगीति हुई, वो संगीति खांडिल्य नाम के या स्कंडिल्य नाम के जैन साधु थे, उनके नेतृत्व में हुई थी। खांडिल्य, ठीक है, या कहीं कहीं स्कंदल लिखा रहता है, स्कंदल, स्कंदल ऐसे करके, इनके नेतृत्व में हुई थी ये वाली। और जो यहां वल्लभी में हुई, ये नागार्जुन के नेतृत्व में हुई, नागार्जुन के, ये नागार्जुन के नेतृत्व में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी, शताब्दी, शताब्दी ईस्वी में,
ये संगीतियां हुई आयोजित, ये दोनों। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो बातें हुई उसका कंपाइलेशन ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ एक रूपता नहीं बना पाया, इसीलिए प्रथम बौद्ध संगीति की भांति द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया। और यह आयोजन आपका इसी जगह वल्लभी पे ही में ही किया गया। तो यही जो लोकेशन है ये द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए भी जानी जाती है। हमको यहां पर यह ध्यान रखना है, यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई। द्वितीय बौद्ध नहीं, जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन भी यहीं पर हुआ 512-13 एडी में, ईस्वी में। ये ईस्वी की बात है, वो बिफोर क्राइस्ट की बात थी, ध्यान रखना है। 310 ईस्वी थी, ईसा पूर्व था, सॉरी, और इधर जो है वो ईस्वी है। तो 512-13 में वल्लभी में एक सभा बुलाई गई। इस सभा का जो आयोजन है या जो इस सभा में जो नेतृत्व करता है या जो इस सभा के अध्यक्ष हैं वो क्षमा श्रमण थे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अध्यक्ष क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण, या आप लोगों ने देववर्धी या देवर्धी एक साथ लिख सकते हैं, देवर्धी गण या देवर्धी गणी, ऐसे करके नाम सुना होगा। तो देवर्धी गणी कह लीजिए या फिर क्षमा श्रवण कह लीजिए, इनके नेतृत्व में सेकंड जैन काउंसिल हुई। और इसमें जो है जो अंगम है जो प्रथम बौद्ध संगीति में बनाए गए थे, जो अंगम प्रथम बौद्ध संगीति में 12 जो अंगम यहां पर बनाए गए थे, इन अंगम को, ये जो अंगम है इनको अंतिम रूप देने का काम किया गया। तो इस अंतिम रूप देने में आप देखेंगे तो प्रॉपरली 12 उपांग बनाए गए। उपांग जैसे अंग थे उसी तरीके से 12 अंग हैं, वो पहले वाले संगीत में बनाए गए, तो उसी तरीके से 12 जो है वो उपांग बनाए गए। 6 छेद सूत्र बनाए गए, 6 छेद सूत्रों की रचना हुई। ठीक है, 6 प्रकार के छेद सूत्रों की रचना हुई। 4 मूल सूत्रों की रचना हुई, 4 मूल सूत्र रचित किए गए। 10 जो संकीर्ण है, प्रकीर्ण है, सॉरी, जो प्रकीर्ण है उनकी संख्या है 10 जैन प्रकीर्ण। ठीक है, तो 10 जैन प्रकीर्णों को जो है वो निर्मित किया गया। इसके अलावा 2 चूलिका सूत्र जो हैं उनका गठन किया गया। 2 चूलिका सूत्र इनका गठन हुआ। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे जो साहित्यिक कंपाइलेशंस थे अलग अलग चीजों के, वो यहां पर द्वितीय जैन संगीति के दौरान किए। अब ये द्वितीय जैन संगीति कहां हुई है, मैंने आपको यहां पर लोकेट किया कि भाई ये वल्लभी में हुई है। और वल्लभी कहां है? ये है आपका गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आई होप कि आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाला और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाला दोनों जो है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर ठीक है, चलिए अब जैन संगीति जब समझ में आ गई है तो आगे हम बौद्ध संगीत की तरफ बढ़ते हैं। अब बौद्ध संगीतियों के लिए मैंने आपको कहा कि पहले से ही मैंने एक मैप ड्रॉ कर रखा है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें से। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मैं मिटा देता हूं जो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, जो इनसे संबंधित चीजें नहीं है वो मैं मिटा देता हूं और इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। बाउंड्री है जस्ट, ये गंगा नदी है। ठीक है, अब हम जैन संगीतियों के बाद बौद्ध संगीतियों की बात करेंगे। बौद्ध संगीतियां। अब बौद्ध संगीतियों की जब बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4 बौद्ध संगीतियां हैं। इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। व्यवहार पहाड़ियां हैं वहां पर, राजगृह। तो राजगृह आपको मालूम है एक समय में मगध की राजधानी हुआ करती थी, है ना? तो ये है जगह राजगृह। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में अगर हम देखें, यहीं पे लिख देता हूं इस जगह पर, प्रथम बौद्ध संगीति है ये। ठीक, और प्रथम बौद्ध संगीति जो है हमारी कहां हो रही है?
राजगीर की व्यवहार की पहाड़ियां हैं, व्यवहार की पहाड़ियां, व्यवहार की पहाड़ियां, ठीक है। और इन्हीं व्यवहार की जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं व्यवहार की पहाड़ियों में एक गुफा हुआ करती थी जिसका नाम था सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा। तो इसी सप्तपर्णी गुफा में यह संगीति आयोजित करी गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति ठीक उसी समय हुई जिस समय महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण, उसी के तुरंत पश्चात। यानी कि इसका समय क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, है ना। इसका समय क्या हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व। यह आपको सप्तपर्णी गुफा में आयोजित होते हुए देखने को मिलेगी। उस समय मगध के शासक हुआ करते थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष इसका आयोजन किया गया था। तो अजातशत्रु जो हैं वो इसके संरक्षक के रूप में जाने जाएंगे। और उस समय इसकी अध्यक्ष इस संगीत की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप। आप इन्हें महाकश्यप कहें या महाकश्यप कहें, एक ही बात है, कई जगहों पर महाकश्यप लिखा रहता है। तो महाकश्यप जो है वो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। मगध की तरफ से इसको आयोजित किया गया था। स्वाभाविक सी बात है कि वो मगध रीजन, वो यही वाला राजगीर उस समय उसकी कैपिटल हुआ करती थी, यही है वो मगध का क्षेत्र जहां पर आप देख सकते हैं कि संगीति का आयोजन किया गया। तकरीबन 500 लोग इसमें आयोजित हुए थे, इसलिए इस संगीति को पंचशतिका के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इस संगीत में देखें तो आनंद और उपाली ये दो लोग हैं जिनको इस संगीत के अंदर धर्म और विनय के प्रतीक के रूप में माना गया। ठीक है, तो यहां पर दो श्रेष्ठ नाम आते हैं, आनंद और एक नाम आता है उपाली का, उपाली। ठीक है, आनंद जो है इनको धर्म का रूप माना गया है इस काउंसिल में, और उपाली जो है इनको विनय का रूप माना गया है। विनय जो है वो नियम कानून को प्रदर्शित करता है, धम्म जो है वो उपदेश को प्रदर्शित करता है। महात्मा बुद्ध के जो धम्म है, धर्म जिसको कहा जा रहा है, वो उनको प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे दो पिटक लिखे गए प्रथम बौद्ध संगीति में, खास तौर से दो पिटक लिखे गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो जो ये है ये सुत्त पिटक है, इनके रचनाकार सुत्त पिटक के रचनाकार जो हैं वो कौन है, वो आपके आनंद जी हैं। और उपाली जो हैं उन्होंने विनय पिटक लिखा है, विनय पिटक, विनय पिटक। ये दो प्रमुख जैन माफ कीजिएगा बौद्ध ग्रंथ हैं। हालांकि 3 है लेकिन अभी 2 की रचना आपने यहां पर देखी। त्रिपिटक जिनको कहा जाता है उसमें से 2 पिटक पहली बौद्ध संगीति में लिखे गए। ये सब जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, इन बौद्ध संगीतियों के बारे में जो जैन जातक माफ कीजिएगा जो बौद्ध जातक हैं उनमें इनका नाम वर्णित है। तो एक जातक है, इसका नाम है चुल्लबग्ग। चुल्लबग्ग में यह बताया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो यहां पर आयोजित हुई। तो इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो चुल्लबग्ग है, चुल्लबग्ग। और चुल्लबग्ग क्या है, चुल्लबग्ग जो है ये जातक है, जातक। ठीक है, तकरीबन 500 के आसपास जो जातक हैं बौद्ध धर्म में, उनमें से एक चुल्लबग्ग। तो ये आपको समझना है, ये प्रथम बौद्ध काउंसिल में तो इस तरीके की चीज हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया अजातशत्रु इस समय शासक हैं इसके, है ना, बता दिया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये भी मगध रीजन में ही हुई है, मगध क्षेत्र में ही हुई है। इसके बारे में भी चुल्लबग्ग से ही जानकारी मिलती है। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति का जो वर्ष है वो 383 ईसा पूर्व है। तो यहीं पर वैशाली एक जगह आपको देखने को मिलेगी, एक जगह आपको देखने को मिलेगी वैशाली। ठीक, एक जगह आपको देखने को मिलेगी यहीं पर वैशाली, या थोड़ा इधर इधर की ओर बनाना पड़ेगा, वैशाली, वैशाली। तो जो सेकंड काउंसिल है, द्वितीय जो संगीति है, सेकंड काउंसिल, द्वितीय संगीति, ये द्वितीय संगीति जो है ये आपकी यहीं पर हो रही है जिसका नाम है वैशाली। ये भी मगध क्षेत्र में ही है, जैसे राजगृह मगध में है वैसे ही ये भी मगध में ही है। इसका आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व है, 383 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट लिख दे रहा हूं इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि पहली वाली से लगभग तकरीबन 100 साल बाद। और वैशाली में एक जगह है बालूकाराम विहार, वैशाली में एक जगह है
जिसका नाम क्या है, बालुका राम विहार। तो बालुका राम विहार में आप देखेंगे इसकी लोकेशन है जहां पर सेकंड काउंसिल आयोजित करी गई, द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी यहीं पर आयोजित की गई। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक खास बात यह हुआ है कि इसमें कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं वो क्रिएट होने शुरू हुए। अध्यक्षता इसकी सब्बकामिनी या सुबुकामी या सर्वकामिनी, ऐसे तमाम सारे नाम मिलते हैं, उनके द्वारा अध्यक्षता करी गई है। तो इस समय अध्यक्ष जो है वो कौन है, अध्यक्ष जो है सुबुकामी, कहीं कहीं केवल सुबुकामी लिख करके ही काम चल जाता है, या पूरा नाम आप चाहें तो सुबुकामी महाकच्चायन ऐसे लिख सकते हैं, या सुबुकामी भी लिख सकते हैं। और उस समय जो संरक्षक हैं, संरक्षक जो हैं मगध के शासक उस समय थे। अच्छा, जब हम अजातशत्रु की बात करते हैं तो ये हर्यक वंश से हैं। जब हर्यक वंश खत्म हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे शिशुनाग वंश शुरू हुआ। तो शिशुनाग वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कालाशोक जब गद्दी पर बैठे तो तकरीबन गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष जो हैं उन्होंने इसका आयोजन करवाया है। सुबुकामी महाकच्चायन इस संगीति के अध्यक्ष हैं। 700 लोग इसमें आए थे, इसलिए इसको सप्तशतीका कहा जाता है। बेसिकली बात यह थी कि संघ में विनय संबंधी, विनय का मतलब हो गया ये नियम, विनय का मतलब हो गया नियम। तो इस संघ में विनय संबंधी कुछ मतभेद आने शुरू हो गए थे और उसी को दूर करने के लिए इस संगीति का आयोजन किया गया था। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य है विनय संबंधी मतभेदों को दूर करना, ये इस संगीति का उद्देश्य है। ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो मतभेद हैं तो किस तरीके के हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। अगर छोटा सा पॉइंट है समझ लेते हैं। बेसिकली बौद्ध जो हैं वो पूर्वी और पश्चिमी बंट गए थे। पूर्वी बौद्ध जिनको वज्जीपुत्र कहा जाता था, उनका प्रमुख केंद्र वैशाली के इर्द गिर्द देखने को मिलता है, इसी वैशाली के इर्द गिर्द। लेकिन कुछ पश्चिमी बौद्ध थे जिनका मुख्य केंद्र जो है वो कौशांबी और अवंती के आसपास देखने को मिलता है। तो कौशांबी और अवंती आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो डिफरेंट कलर से हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मैंने लिख दिया है, चीजें लिख दी हैं। क्लियर। तो मैंने कहा कि पश्चिमी जो बौद्ध संगीति है वो इसी की तरफ आपको कौशांबी तो यहां पर देखने को मिल जाएगा, इस जगह पर समथिंग ईयर वेयर यहां पर कौशांबी देखने को मिल जाएगा। ये आपकी जगह कौन सी है, कौशांबी, यहां पर कौशांबी है। कौशांबी इसकी तुलना में पश्चिम की ओर है, इसलिए इनको पश्चिमी बौद्ध कहा जा रहा है। और थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो आपको मान लीजिए कि यहां कहीं अवंती मिल जाएगा, अवंती, ठीक है। तो यहां अवंती और कौशांबी जो है इन पश्चिमी बौद्ध जो मान्यता वाले जो लोग हैं उनका यहां पर मतभेद होता हुआ दिखाई देता है पूर्वियों के साथ। यही मतभेद दूर करने के लिए 4 बौद्ध भिक्षु और 4 बौद्ध भिक्षु इधर से, बड़े बड़े जो बौद्ध मान्य भिक्षु हैं वो 4 यहां से और 4 यहां से, यानी पूर्व से 4 और पश्चिम से 4 लोगों को मिलाकर के 8 लोगों की एक समिति बनाई गई और 8 सदस्यीय समिति बनी और उसकी अध्यक्षता जो है वो सब्बकामिनी जी ने की। लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया, उन दोनों का कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसीलिए अंत में वैशाली में थेरवादी और महासंघिक नाम के 2 उपसंप्रदायों का उदय हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये वैशाली है, ये वैशाली, इसी वैशाली में आप देख रहे हैं कि आयोजन हो रहा है। तो वैशाली में आयोजन जिस विनय संबंधी मतभेद के लिए हुआ, मतभेद मैंने आपको बता दिया, तो मतभेद नहीं हुआ, मतभेद दूर नहीं हुआ, बल्कि 2 नए उपसंप्रदाय बन गए जिनको थेरवादी कहा गया, थेरवादी और महासंघिका, महासांघिक। तो थेरवादी और महासांघिक 2 उपसंप्रदाय बन गए। ये क्या बन गए, उपसंप्रदाय, उपसंप्रदाय। ये 2 उपसंप्रदायों में डिवाइड हो गया। बौद्ध धर्म जो है या बुद्धिज्म जो है, इसमें से जो महासांघिक हैं, महासांघिकों को आचार्यवादी भी कहा जाता है। अब आप इन्हें आचार्यवादी कह लें या महासांघिक कह लें, एक ही बात है।
ये आचार्यवादी भी कहलाते हैं, आचार्यवादी। और जो थेरवादी हैं इन्हें स्थाविर भी कहा जाता है या विभाज्यवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको स्थाविर या विभाज्यवादी के नाम पे भी, स्थाविर या विभाज्यवादी के नाम पे भी इनको जाना जाता है। तो ये दो अलग अलग उप संप्रदाय यहां पर क्रिएट हो जाते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। क्लियर है? पहले वाले जो हैं, जो स्थाविर जो हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते, वे परंपरागत विनय का पालन करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए थेरवादी जो हैं ये परंपरागत विनय का पालन करना चाहते हैं। लेकिन जो परिवर्तनवादी हैं, वो परिवर्तनवादी वो कुछ चीजों में परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नियम उनके अलग हैं, इसी आधार पर मतभेद है। समझ में आ रही कि नहीं बात आ रही है? तो इसमें से पश्चिमी जो है वो कौन है? वो थेरवादी हैं, और जो पूर्वी हैं वो परिवर्तनवादी हैं। पूर्वी जो है वो उनका केंद्र, जिनका केंद्र मगध है, वो परिवर्तनवादी हैं, जिनको हम ये महासांघिक कह रहे हैं, ये पूर्वी हैं। और ये कौन है? ये पश्चिमी है, पश्चिमी है। क्लियर है? ये बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं। तो इस तरीके से परिवर्तन और परिवर्तनवादी लोगों के बीच में यहां पर क्या हो जाता है, यही आगे चल करके आप देखेंगे कि स्थाविर जो हैं यही स्थाविर हीनयान बनेंगे और यही महासांघिक लोग जो हैं वो महायान में कन्वर्ट होंगे। तो ये बेसिक हमको बात समझ में आती है कि सेकंड काउंसिल में इस तरीके के डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है सिंघल अनुश्रुतियों से। और सिंघल अनुश्रुति जिसमें खास तौर से दीपवंश और महावंश हैं। दीपवंश और महावंश का नाम मैंने पहले भी आप लोगों को लिया था जब मैंने 16 महाजनपदों की जानकारी दी थी। तो सिंघल जो द्वीप है, माफ कीजिएगा, सिंघल जो अनुश्रुतियां हैं उसमें दीपवंश और महावंश खास हैं। उनमें इनके आयोजन के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है, तृतीय बौद्ध संगीति यहां लिख देता हूं, तृतीय संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 247 बिफोर क्राइस्ट में हुई है। 247 बिफोर क्राइस्ट में, 247 ईसा पूर्व में हुई। और इसके आयोजन का जो स्थल है वो आयोजन स्थल अशोकाराम विहार में है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र वही, ये राजगृह के पास में आप जगह देखेंगे। मुझे इधर कहीं लिख देना चाहिए था शायद इसके बारे में, परंतु कोई बात नहीं, यहां कहीं पे आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा। ये आपकी लोकेशन कौन सी है? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र है। तो मैं इसके बारे में यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको पता चलता रहे। ये ठीक है। तो पाटलिपुत्र थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है यहां पर, या हम इसको नंबर लिख दे रहे हैं इसका, जिससे कि ये अटपटा सा ना लगे आपको। ठीक है, ये आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये फर्स्ट आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है, और ये वाला जो प्लेस जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का है। ठीक है, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, और यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो हम लोग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आइए जरा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये आपकी कहां हुई? मैंने बताया पाटलिपुत्र में हुई। कहां हुई? पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र वही है जो जगह पटना के रूप में जानी जा रही है, लेकिन किसके संरक्षक में आयोजित हुई है? अशोक के संरक्षक में आयोजित हुई है। अशोक के एक धार्मिक गुरु हैं जिनका नाम है मोग्गलीपुत्र तिष्य। क्या नाम है? मोग्गलीपुत्र तिष्य। ये अशोक के धार्मिक गुरु भी हैं, और इन्हीं गुरु के अध्यक्षता में ये संगीति का आयोजन किया गया था। तो आपने यहां पर देखा कि भाई ये इंपॉर्टेंट जगह जो है इनके नाम के आगे आती है। अशोकाराम विहार जगह है। ठीक है, यहां पर पाटलिपुत्र में जगह कौन सी है? अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार यहां पर। ठीक है, काम करते हैं, इनको इधर ही लिख लेते हैं यहां पर, तो ज्यादा ठीक रहेगा।
ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो मैंने आपके यहाँ पर सारे रख दिए हैं। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि भाई यहाँ पर हमारी ये काउंसिल हुई है। ये लीजिए जी, काउंसिल का लोकेशन भी आपको मिल गया और इधर की ओर ही लिख दिया है। मैं थोड़ा यहाँ से इसको ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। क्लियर? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, माफ कीजिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोग आ चुके हैं। आपको मालूम है कि महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का जब 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके तकरीबन 236 वर्ष के बाद इस संगीति का आयोजन कराया गया। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में हुआ। मोगलीपुत्र तिष्य जो है इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस संगीत में स्थावर संप्रदाय का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा है। स्थावर संप्रदाय मैंने अभी आपको बताया है कि थेरवादियों का है, पश्चिमियों का है, लेकिन आप मतलब ये महासांघिकों का विरोध करते हैं। तो हमको यहां पर यह समझ में आएगा इसमें से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो मोगलीपुत्र तिष्य है वो थेरवादी हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनका जो मोगलीपुत्र तिष्य के जो शिष्य होंगे अशोक, वो भी क्या होंगे, थेरवादी होंगे। इसलिए इसमें वर्चस्व किनका है, वो थेरवादियों का है, यानी कि पश्चिमियों का है वर्चस्व है। और क्योंकि इनका वर्चस्व है इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि क्योंकि इनका वर्चस्व है इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि महासांघिकों का इसमें खंडन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा उनके विचारों का। ठीक है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी बौद्ध संगीति के दौरान मोगलीपुत्र तिष्य ने तीसरा जो पिटक है, तृतीय पिटक जिसको कहा गया है अभिधम्म पिटक। क्या कहा गया है? अभिधम्म पिटक। इस अभिधम्म पिटक की रचना करिए। तो अब 3 पिटक हो गए हमारे पास में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बेसिकली क्या है, जो फिलॉसफी है जैन बुद्धिज्म की, वो फिलॉसफी, दार्शनिक चिंतन इसमें दिए गए। इसी संगीत के दौरान संघ को विभाजन को रोकने वाले कठिन नियम बनाए गए थे। और इसका वर्णन जो है सारनाथ, सांची और कौशांबी, यहां पर अशोक के लघु स्तंभ हैं। कहां कहां पर हैं? सारनाथ में, यहां समथिंग, यहां मान लेते हैं कि सारनाथ है, सारनाथ। यहां मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश वाला जो इलाका देखने को मिलेगा, यहां पे सांची है, सांची। ठीक है, मतलब इस जगह पे कहीं पे सांची है। और इसके अलावा कौशांबी, ये जो मैंने आपको लिखाया है कौशांबी, ये इन 3 जगहों पर, सांची, कौशांबी और सारनाथ, यहां पर लघु स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख। इन लघु स्तंभ लेखों में इस बात को प्रदर्शित किया गया, अशोक के इन स्तंभ लेखों में प्रदर्शित किया गया, राजाज्ञाएं दी गई एक तरीके से, जिसमें अशोक ने कहा है कि जो भी संघ में फूट डालेगा, जो भी संघ को विस्थापित करने का प्रयास करेगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। कठोर स्थान पर सफेद वस्त्र धारण करके भेज दिया जाएगा, ऐसी जगह पर जहां उसका रहना मुश्किल हो जाए। अशोक ने गलत जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनको, उनकी प्रवज्ञा जो है वो समाप्त कर दी। तकरीबन 60,000 जैन बुद्ध थे, या माफ कीजिएगा 60,000 बौद्ध भिक्षु थे, जिनको उन्होंने संघ से निकाल दिया अशोक ने, क्योंकि वो सही पथ पर नहीं थे। तो कठोर दंड को देने का कार्य जो है वो अशोक ने यहां पर किया है। ये बेसिक बात आपको समझ में आती है। और यही रीजन है कि अशोक ने तमाम सारी राजाज्ञाओं के साथ में पूरे देश में इस समय 7-9 अलग अलग जगहों पर जो संगीत के जो निष्कर्ष हैं उसका प्रचार प्रसार किया गया। तो हम कह सकते हैं कि एक विस्तृत भारत का निर्माण होते हुए देखने को मिलता है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की तरफ बढ़ेंगे, चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जब हम जानेंगे तो उसका लोकेशन जो है, अभी आप देख रहे हैं कि तीनों बौद्ध संगीति मगध रीजन में देखने को मिली। चौथी बौद्ध संगीति कई मायनों में अलग है। सबसे पहले तो ये इस मायने में अलग है कि ये किसी मगध के स्थान में आयोजित नहीं करी गई है। इसका आयोजन जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में। तो मान लेते हैं यहां कहीं पे कश्मीर है, सपोज इस जगह पर, ठीक है, तो ये जगह कौन सी है? कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कहां पर? कुंडल वन। कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित करी गई, मैं इसका नंबर डाल दे रहा हूं 4th।
उसका रीजन ये है कि आपने बाकी तीनों के नंबर यहां पर देखे। ये एक तो मगध के बाहर हुई, मगध के राजा के द्वारा आयोजित नहीं हुई है। इसके जो संरक्षक हैं वो कनिष्क हैं। इसके जो संरक्षक हैं वो कौन है? वो कनिष्क हैं। कनिष्क इसके प्रमुख संरक्षक हैं। और उस समय आप देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष भी हैं और एक उपाध्यक्ष भी हैं। जनरली आपने सब में अध्यक्ष पढ़े हैं, लेकिन यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं। तो अध्यक्षों में वसुमित्र का नाम आएगा। अध्यक्ष जो हैं वो वसुमित्र हैं, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके अश्वघोष हैं, अश्वघोष। ये कौन है? ये वसुमित्र और अश्वघोष जो हैं ये कौन है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया। कश्मीर और गांधार में इस समय बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के कुछ मतभेद हुए थे। उन मतभेदों को दूर करने के लिए पार्श्व नाम के एक व्यक्ति थे, उनके कहने पर, पार्श्व के कहने पर, पार्श्व के कहने पर, कहने पर गांधार रीजन जो है आपका यहां पर देखने को मिलेगा। और उत्तर पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो गांधार रीजन देखने को मिलेगा। तो कश्मीर और गांधार मान लेते हैं, यहां पे कहीं पे गांधार है, ठीक है, ये गांधार रीजन है। तो गांधार और कश्मीर के, गांधार और कश्मीर के बौद्ध मतभेद, बौद्ध मतभेदों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए इस संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यह संगीति का आयोजन क्यों किया गया ये क्लियर हो गया आपको। अब इस संगीति में देखेंगे, जैसे ये वाली संगीति थी, इसमें आपने देखा कि थेरवादियों का वर्चस्व था, थेरवादियों का बोलबाला था। लेकिन यहां पर देखेंगे तो इस संगीति में आपको देखने को मिलेगा थेरवादी ना होकर के महासांघिक, महासांघिकों का वर्चस्व। इसमें जो है आपको महासांघिकों का वर्चस्व देखने को मिलता है, महासांघिक विचारधाराओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। तकरीबन 500 बौद्ध भिक्षु इसमें शामिल हुए थे। महासांघिकों को सर्वस्ववादी भी कहा जाता है। अब इस संगीति का अंतिम परिणाम जो निकला वो ये निकला कि अंततः दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसको आप हीनयान और महायान के रूप में जानते हैं। और महायान जो है वो कौन है? वो महासंघिक वाले ही हैं। और हीनयान कौन है? ये मैंने आपको बताया कि जो थेरवादी हैं वो ही हीनयानी है। ठीक है, अभी तक जो कंपाइलेशंस हो रहे थे आपने देखा, ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और ये आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, ये सारे जो थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर बौद्ध ग्रंथों के लिए बौद्ध ग्रंथ जो हैं अब संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा में इनका कंपाइलेशन होना शुरू हुआ। तो पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। वसुमित्र जो हैं उन्होंने, वसुमित्र जो कि अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जो बौद्ध पिटक हुआ करते हैं या जो बौद्ध साहित्य थे, त्रिपिटक जिनको कह रहे हैं, उनके ऊपर एक भाष्य लिखा। उसी भाष्य को विभाषा शास्त्र कहा गया। विभाषा शास्त्र। तो विभाषा शास्त्र की रचना जो है ये संस्कृत में है। ये भाष्य है किस पर? पिटकों पर, पिटकों पर। तो पिटकों पर ये एक भाष्य लिखा गया है जो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। कनिष्क ने इस विभाषा शास्त्र भाष्य को एक ताम्र पत्र में खुदवा करके स्तूप में उसको जो है रखवा दिया था। और ये कनिष्क ही है जिसने महायान शाखा को चाइना की तरफ और जो मध्य एशिया का, जो इसके ऊपर आप देखेंगे भारत का जहां स्थान है उससे ऊपर आपको मध्य एशिया का स्थान दिखाई देगा, वहां पर इसका जो है प्रचार प्रसार किया है। तो ये आपकी 4 बौद्ध संगीतियां हो गई। पहली यहां लिख दी है, दूसरी मैंने इस मैप के अंदर लिख दी है, सेकंड काउंसिल। थर्ड जो है मैंने आपकी यहां पर लिखी है, और फोर्थ काउंसिल जो है वो मैंने यहां पर लिख दी है। क्लियर हो गई बात, हाँ या नहीं? ठीक है,
तो आई होप कि आपको 4 बौद्ध संगीतियां और 2 जैन संगीतियां जो थी, ये पहली जैन संगीति, ये दूसरी जैन संगीति, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट है काउंसिल, और यहाँ वल्लभी में ये सेकंड काउंसिल सेकंड काउंसिल के बीच में मैंने मथुरा और वल्लभी में बीच में 4वीं 5वीं ईस्वी में 2 संगीतियां, 2 सभाएं और बताई थी, जो मुख्य रूप से बड़ी संगीति के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया, समझाया कि जो जैन और बौद्ध संगीतियां हैं वो 2 कौन कौन सी हैं और ये 4 कौन कौन सी हैं, इनके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। जाने से पहले फिर आपको एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं, 15 तारीख से आप अगर इतिहास पढ़ना शुरू करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यूज करिए मेरा कोड विरद लाइव। 22,999 रुपए में आपको दीपावली का जो एक बम्पर दीपावली जो सेल है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखना यह है कि इस सेल को आप केवल 16 नवंबर तक ही इसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बाद ये सेल समाप्त हो जाएगी और फिर आपको जबरन, मतलब हो सकता है अगर खरीदना है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 26,999, तो 4,000 रुपए बड़े मायने रखते हैं भाई। इन 4,000 रुपयों का इस्तेमाल जो है आप बुक्स खरीदने में कर सकते हैं। बुक्स जो है वो भी आपको 4,500 रुपए में 4,500 रुपए के आसपास मिल जाएंगी। तो आपको एक कंप्लीट, जहां केवल 26,000 रुपए में सिर्फ आपको देख सकते हैं P2I बैच है, ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इसमें किताब के अलावा बाकी सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं। किताब जो है वो आपके लिए ऑप्शन बेस्ड है, आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, एड ऑन सर्विस है वो। नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये बैच 22,999 रुपए मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसका लाभ जल्दी से जल्दी उठा लें और इस लेक्चर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे इस टेलीग्राम पे जुड़ करके। ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में या तो t.me/viraddubai01 इस नाम से सर्च करिए, या फिर इजीली आप टेलीग्राम में virad.dubey के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी हम आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम तो हमारा इसी नाम से है ही। तो आई होप कि आपका समय शुभ हो, बढ़िया से दीपावली का त्योहार मनाइएगा, खुशियों का त्योहार है, खुशियां ही रखिएगा, किसी प्रकार के अनर्गल कार्य नहीं करिएगा, असामाजिक कार्य नहीं करिएगा, और वैसे भी आप एक अधिकारी बनने वाले हैं तो आपसे इतनी उपेक्षा तो कर ही जा सकती है। और जो क्रैकर्स हैं उनका सही या सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि क्रैकर्स से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये घातक है न सिर्फ आपके लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ और दीपावली की इन शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मुलाकात करेंगे, और आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हमसे 15 तारीख को शाम 6 बजे जो P2I बैच शुरू हो रहा है उसमें होगी। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।